हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट 4 है हमारी कक्षा 10 की अर्थशास्त्र का। ठीक है, और इस पीडीएफ के अंदर सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर से देखो, आपको एक बात तो कंफर्म है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक चैप्टर के अंदर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं वो कर रखे हैं ना, तो समझ लो आपका चैप्टर क्लियर है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा जो आपको ना आता हो। ठीक है, और थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए जानबूझ के मैंने और वाले क्वेश्चन भी लिखे हैं। नहीं तो मैं एक क्वेश्चन के आगे लिख देता 2016, 17, 18, बट मैंने जानबूझ के और वाले क्वेश्चन लिखे हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा जाएगा। ओके जी, और इस वीडियो के साथ ये बिल्कुल हमारी आखिरी वीडियो है। मेरे कहने का मतलब क्लास 10th का पूरा जो सिलेबस है एसएसटी का वो मैं अपलोड कर चुका हूँ विद नोट्स, वो भी हैंड रिटन। ठीक है, अभी आप अगर बोलोगे तो वन शॉट वीडियो बना दूंगा, बट मैं फेस के साथ बनाऊंगा तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो साथ ही में मैं पूरा का पूरा चैप्टर विद नोट्स अपलोड कर चुका हूँ, सारे के सारे चैप्टर। उसके बाद हर चैप्टर के पीवाईक्यूज़, ठीक है, वो अपलोड कर चुका हूँ। पीवाईक्यूज़ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको पता ही है पीवाईक्यूज़ करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने कोई चैप्टर ना करा हो ना तो उसकी पीवाईक्यूज़ की वीडियो तो ज़रूर देख कर जाना। ठीक है जी, कुछ चैप्टर है जो रह गए हैं, मतलब सीबीएसई का भी ख़त्म करवाया। अगर किसी दूसरे बोर्ड का, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, गुजरात बोर्ड, ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड, इनके अगर कुछ रहते हो तो आप वो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है जी, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू कर देते हैं। और अच्छा, एक और बात, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, मैं इंग्लिश मीडियम का भी सिलेबस खत्म करवा चुका हूँ, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार हमें सिर्फ और सिर्फ 300 सब्सक्राइबर चाहिए 40,000 क्लियर करने के लिए। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि 1 जनवरी से पहले पहले हो जाए। आई होप आपको याद हो कि हमारा टारगेट है कि 1 जनवरी से पहले पहले किसी भी हालत में 40,000 सब्सक्राइबर हमें करने ही करने हैं। इस टाइम जो सब्सक्राइबर काउंट है वो 39.7 है, यानी 39,700। उसको हमें किसी भी हालत में 40,000 तक ले जाना है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और आपको लग रहा होगा 300 सब्सक्राइबर है, बट दिक्कत यह है कि कल 31 है, ठीक है, और परसों 1 जनवरी है, तो सिर्फ हमारे पास एक दिन है। तो एक दिन के अंदर अंदर हमें 250 सब्सक्राइबर किसी भी हालत में करने हैं, तो वीडियो शेयर करो। ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है शेयर करो, स्टेटस पे लगाओ। ओके, तो चलो जी, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण देके बताइए कि बहुराष्ट्रीय निगम अपने उत्पादों को विभिन्न तरीके से कैसे फैला रही है। यहाँ ये 2016 में, 13 में, 14 में, 17 में और 10 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका एक और वाला पार्ट पढ़ देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि बहुराष्ट्रीय निगम यानी एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, अपने उत्पादों का प्रसार कैसे कर रही है, उदाहरण सहित स्पष्ट करे। यानी एक एमएनसी है ना, यानी एक दूसरे देश की कंपनी जो है वो हमारे देश में कैसे कैसे आ सकती है, उसके कोई तरीके बताओ। तो ये रहे जी 3 तरीके। पहली बात तो ये है कि जो एमएनसी है वो क्या करती है, एक घरेलू कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती है। जैसे अमेरिका की कोई कंपनी, उसने इंडिया की किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली ताकि यहाँ पर अपना प्लांट सेटअप कर ले, क्योंकि उसे नहीं पता होगा कि क्या क्या होता है, क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, यहाँ पर रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है। तो इसलिए वो पार्टनरशिप कर लेती है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जो अमेरिकन कंपनी है। और इंडियन कंपनी को भी इससे फ़ायदा होता है। जिस कंपनी के साथ अमेरिका की कंपनी ने पार्टनरशिप करी होगी उसको भी बहुत फ़ायदा होगा। कैसे? पहली बात तो ये है कि उसको निवेश मिलेगा। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी जो अमेरिका की है वो अपने साथ कुछ पैसे लेकर आएगी, उसमें इन्वेस्ट करेगी इंडिया की कंपनी में, तो एक ये फ़ायदा होगा। और दूसरा, वो अपने साथ न्यू टेक्नोलॉजी भी लेकर आएगी, तो टेक्नोलॉजी भी मिलेगी इंडिया की कंपनी को। तो ये 2 फ़ायदे होते हैं अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है तो। ठीक है, तो ऐसे जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, दूसरी कंट्री की जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर अपना प्लांट सेटअप कर सकती है। दूसरा तरीका है कि वो इंडिया की कंपनी को सीधा खरीद ही ले, पार्टनरशिप ना करे, सीधा खरीद ही ले। जैसे कि इसका एग्जांपल भी है, एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है कारगिल फूड्स, उसने इंडिया की एक कंपनी जिसका नाम है परक फूड्स, उसको खरीद ही लिया। ठीक है, तो जब आप खरीद लेते हो किसी कंपनी को तो पहले दिन से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है, जैसे वॉलमार्ट भी एक अमेरिकन कंपनी है, उसने क्या किया है, हमारे इंडिया की फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है, बहुत सारे स्टेक्स खरीद लिए हैं, शेयर खरीद लिए हैं उसके। ठीक है, और तीसरा तरीका है कि वो इंडियन कंपनी को एज अ सप्लायर यूज़ कर सके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मतलब पर्सनल है, पर्सनल क्या मतलब मैं अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। मैंने एक कंपनी के अंदर, कंपनी तो नहीं एक फ़र्म थी, उसके अंदर वर्क किया था। ठीक है, वो शूज़ की फ़र्म थी, वो शूज़ बनाते थे, तो मैं अकाउंट्स वगैरह देखता था उनका। ठीक है, तो वो जो कंपनी थी, हमारी जो फ़र्म थी वो क्या करती थी, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए सप्लाई करती थी। जैसे मेरे कहने का मतलब, हमें रीबॉक से ऑर्डर आते थे, एडिडास से आते थे, और भी बहुत सारी कंपनी से आते थे, और वो हमें मटेरियल देते थे कि आप इससे शूज़ बनाओ, तो हम उसका शूज़ बनाकर उनको दे देते और वो अपना टैग लगाकर बेचते थे। ठीक है, तो हमको एज ए सप्लायर यूज़ करते थे।
ठीक है, समझ आ गया। तो वो हमको कुछ ऑर्डर देते थे, पैसे देते थे और उनका काम करके दे देते थे। तो ये 3 तरीके हैं। कैसे कैसे? पहले तो पार्टनरशिप कर ले, दूसरा खरीद ले, या तीसरा एज ए सप्लायर यूज़ कर ले। तो ऐसे जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो इंडिया के अंदर अपना प्लांट सेटअप कर सकती है, ठीक है, अपना बिजनेस सेटअप कर सकती है। एडिडास को जिन्होंने हमको ऑर्डर दिया उनको कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम भी पूरा का पूरा बना कर देते हैं, कोई भी सरदर्दी नहीं होती उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने वैश्वीकरण ने भारत को कैसे लाभान्वित किया है, 5 उदाहरण के साथ समझाइए। 2013 में, 2014 में, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपको ये बताने हैं कि वैश्वीकरण के क्या फ़ायदे हैं। ये और वाले क्वेश्चन भी रीड कर लेना यार, आपको पता चल जाएगा अच्छे से, ठीक है। वैश्वीकरण दोनों ही उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादों के लिए भी फ़ायदेमंद है, ठीक है। उदाहरण सहित बताइए। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। और वैश्वीकरण से उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई है, इससे उपभोक्ता को फायदा हुआ है। तो इसका भी आपको आंसर बताना है। ये तीनों सेम ही क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो। सबसे पहले तो ये जो वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, नॉर्मल लोगों को इससे क्या फ़ायदा है, उपभोक्ता कंज्यूमर को इनसे क्या फ़ायदा है। पहली बात तो उनको अलग अलग टाइप के ब्रांड मिल जाते हैं अब चीज़ें खरीदने के लिए, ठीक है। साथ ही में उनको सस्ती दर पर अच्छी सुविधाएं और सामान मिल जाते हैं। और तीसरी, उनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अलग अलग वैरायटी की चीज़ें मिल जाती है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती है, और वो भी सस्ते से सस्ते दामों पर मिल जाती है। ये फ़ायदा होता है उपभोक्ताओं का। नेक्स्ट, उत्पादकों का, यानी जो चीज़ें बनाते हैं उनका क्या फ़ायदा है, ठीक है। जब MNC इंडिया के अंदर आती है, ठीक है, तो वो अपने साथ नई तकनीकें लेके आती है, ठीक है। तो जो अमेरिकन कंपनी है वो अपने साथ नई तकनीकें लेकर आती है, तो ये फ़ायदा होता है। इंडियन कंपनी को नई तकनीकें मिल जाती है, ठीक है। और वो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है दूसरी कंट्री की, वो हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट भी करती है, निवेश भी करती है, तो ये दूसरा फ़ायदा हो जाता है इंडिया की कंपनी को। और तीसरा बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इंडिया की भी बहुत सारी कंपनी अब ग्लोबल लेवल पे जा रही है। बहुत सारी इंडिया की भी कंपनी MNC बन रही है, जैसे कि टाटा, ठीक है। टाटा बहुत सारी कंट्री में ऑपरेट करती है। और इसका एक और एग्जांपल है जैसे रिलायंस भी जो है वो दूसरी कंट्री में ऑपरेट करती है। एयरटेल भी इसका एक एग्जांपल है, वो भी अफ्रीका की बहुत सारी जो कंट्री है उसमें ऑपरेट करती है। तो हमारी भी बहुत सारी कंपनी जो है वो MNC बनी है, किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं। और इससे श्रमिकों को भी फ़ायदा हो रहा है। श्रमिकों को क्या फ़ायदा हो रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनी आ रही है, यहाँ पर सेटअप हो रही है, तो लोगों को रोज़गार प्रदान कर रही है और नौकरी वगैरह प्रदान कर रही है, जिससे श्रमिकों के जीवन में भी सुधार आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन है कि भारत सरकार कैसे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, उदाहरण सही स्पष्ट करें। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि देखो, अमेरिका की कोई कंपनी है, ठीक है, अब उसके पास बहुत सारी चॉइस है। वो इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, चाइना में, श्रीलंका में, मालदीव्स में, कहीं भी अपना प्लांट लगा सकती है। तो वो इंडिया में क्यों लगाए? इंडिया की सरकार ऐसा क्या कर रही है? तो इंडिया की सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं। पहली बात तो इंडिया ने आकर्षित करने के लिए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं? ये वो जगह होती है जहाँ पर जो सरकार है वो विश्व स्तर की सुविधाएं प्रदान करती है, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, ठीक है, भंडारण यानी स्टोरेज, शैक्षिक सुविधा, ये सारी की सारी। अब देखो पूरे इंडिया में तो हमें ऐसे वेलफेयर करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो सरकार क्या करती है, एक एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया सेट कर देती है कि यहाँ पर अगर कोई भी MNC आए तो यहाँ पर लग सकती है, ठीक है। और वहाँ पर जो सरकार है वो खुद निगरानी रखती है कि जी हर चीज़ जो है वो सही से हो रही है, नहीं हो रही, बढ़िया क्वालिटी की मतलब चीज़ें मिल रही है, उनको नहीं मिल रही, जो भी MNC यहाँ पर आ रही है, ठीक है। क्योंकि वहाँ से लोग आएंगे तो उनको सही से पानी वगैरह, ठीक है, बिजली वगैरह, परिवहन अच्छा होना चाहिए ताकि उनकी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाए, ठीक है। स्टोरेज की अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। और अगर वो बाहर से कोई अमेरिका के लोग आते हैं तो उनके बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। इसी के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए हैं, ठीक है। और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की एक खासियत और है कि वहाँ पर क्या होता है कि 5 सालों के लिए जो भी कंपनी MNC वहाँ पर लगती है ना, तो 5 सालों तक उनको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई कर देने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक तो ये चीज़ हो गई, भारत सरकार ये कर रही है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र बना रही है। दूसरी चीज़ भारत सरकार ये कर रही है कि वो अपने श्रम कानून में लचीलापन ला रही है। अब देखो लचीलापन का क्या मतलब है, श्रम कानून में लचीलेपन का क्या मतलब है। देखो जैसे मैंने बताया कि अमेरिकन कंपनी के पास बहुत सारी चॉइस है, अलग अलग कंट्री है, कहीं भी जाकर अपना प्लांट सेटअप कर सकती है। तो वो इंडिया को ही क्यों चुने? इंडिया को इसलिए चुने क्योंकि यहाँ पर जो लेबर है वो अपने तरीके से काम करवा सकती है MNC, ठीक है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोलती है नहीं जी आप इतने घंटे काम करा सकते हो, इतने घंटे। बांग्लादेश की भी गवर्नमेंट ये बोलती है। बट हमारी भारत की सरकार जो है वो लचीलापन ला रही है, यानी आप अगर 1-2 घंटे चाहो तो एक्स्ट्रा काम करवा सकते हो। 1-2 घंटे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही 24 घंटे आप काम करवाओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करवा सकते हो। अपने हिसाब से जितना काम करा उन्होंने, उनके हिसाब से उनको सैलरी दे सकते हो। तो थोड़ा सा लचीलापन ला रही है। स्ट्रिक्टनेस नहीं है
कि जी 18,000 देने ही पड़ेंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए 18,000 दो ही दो आप हमारे लेबर को, ऐसा नहीं है, भारत की सरकार ऐसा नहीं करती। तो इसी की वजह से जो बहुत सारी एमएनसी है वो इंडिया की तरफ आकर्षित हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी 3 शर्तों की जांच करें जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा अपनी उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जब कहीं भी जाती है, कहीं भी अपना प्लांट लगाती है, तो वो क्या 3 चीज़ें देखती है कि जी ये 3 चीज़ें तो यहाँ पर होनी ही होनी चाहिए। 2017-11 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है ना, वो क्या देखती है, वो देखती है श्रम, क्या यहाँ पर जो लेबर हैं क्या वो बढ़िया क्वालिटी के हैं या नहीं है। मेरे कहने का मतलब देखो, 2 तरीके हैं एमएनसी के पास, या तो गांव में लगाएं या शहर में। शहर में जो एमएनसी है वो अपना प्लांट इसलिए लगाती है ताकि वहाँ पर क्या है कि कुशल, बढ़िया और सस्ते लेबर मिल जाते हैं, ठीक है, उनको बहुत अधिक से अधिक उत्पादन करके देते हैं जिससे लाभ होता है बहुराष्ट्रीय कंपनी को। दूसरा है बाज़ार, बाज़ार से ज़्यादा निकट हो। मेरे कहने का मतलब आप बिल्कुल ही जंगलों में जाकर तो फैक्ट्री लगाओगे नहीं अपनी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई ख़रीदने वाला नहीं है। तो आप ऐसे जगह पर अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाओ जहाँ से पास ही में आपका बाज़ार हो और परिवहन के लिए आपको कम पैसे देने पड़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और तीसरी चीज़ है सरकारी नीतियाँ, क्या सरकार जो है वो परेशानी तो नहीं खड़ी कर देगी कंपनियों के लिए। जो सरकार की जो नीतियाँ है वो कंपनी के फेवर में है या नहीं है, ये भी चीज़ देखती है हमारी एमएनसी। मतलब मान लो दिल्ली की गवर्नमेंट है, उसने है ना बहुत अच्छी फैसिलिटी कर रखी है एमएनसी के लिए, ठीक है, और पंजाब की गवर्नमेंट ने अच्छी नहीं कर रखी, तो सारी की सारी एमएनसी किसकी तरफ जाएगी, दिल्ली की तरफ आकर्षित होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ें श्रम, बाज़ार और सरकारी नीतियाँ बहुत ध्यान में रखी जाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जब भी वो अपनी इकाई स्थापित करने वाली होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2015 में, 16 में, 14 में, 17 में, 10 में 5-5 बार आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण प्रक्रिया को प्रेरित किया है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बढ़ने से वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बताइए कैसे। तो ये रहा जी इसका आंसर, ठीक है, बिल्कुल हैंड रिटन है क्योंकि मैंने नोट्स का ही स्क्रीनशॉट लिया। मैं आपको बता दूं, देखो अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, कल आपकी डेट शीट आने वाली है, पता नहीं जल्दी होंगे पेपर या बाद में होंगे। अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर समझ के आओ। अगर आप चैप्टर समझ के आओगे ना तो ये वीडियो सिर्फ आपको देखनी पड़ेगी, कुछ समझना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप चैप्टर नहीं समझ के आओगे तो एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास टाइम है तो चैप्टर देख लो, बट अगर आपका बिल्कुल एग्जाम 2-3 दिन बाद है और आप बहुत देर में वीडियो देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, यही वीडियो देखो, एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर मिलेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट टाइम है तो चैप्टर ज़रूर देखना, क्योंकि एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। वैसे तो मैं एमसीक्यू अपलोड कर दूंगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, बट एक एक मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब तक आपने चैप्टर नहीं पढ़ा उसका आंसर आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए वो ज़रूर देखना अगर आपके पास टाइम है तो चलो जी, तो हम बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी की वजह से वैश्वीकरण कैसे बढ़ा है, ठीक है, और उन्नति कैसे हुई है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बहुत तेज़ किया है। मतलब प्रौद्योगिकी बढ़ने की वजह से, टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से वैश्वीकरण भी बहुत ज़्यादा तेज हुआ है। पिछले 50 सालों में परिवहन प्रौद्योगिकी की उन्नति हुई है, इससे लंबी दूरियों तक वस्तु की तीव्रता आपूर्ति का कम लागत पर संभव किया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था, आपने अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से पूछना, क्या उन्होंने कभी दूसरी कंपनियों को देखा है, मतलब इतनी ज़्यादा कंपनियों को देखा है जो आज है, बिल्कुल नहीं देखा होगा। क्यों, क्योंकि पहले क्या होता था, परिवहन की लागत बहुत होती थी, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर तब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे नए नए ब्रांड हमें देखने के लिए मिलते हैं इंडिया में। तो टेक्नोलॉजी का पहला तो ये रोल है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास है, यानी कंप्यूटर वगैरह, ठीक है, दूर संचार हो गया, इंटरनेट वगैरह हो गया, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा तेज़ किया है हमारे वैश्वीकरण को। आपको पता ही है, आज आपको बहुत पहले पता चल जाता है कि जी कौन सा फ़ोन लॉन्च होने वाला है, कब लॉन्च होने वाला है, कितना प्राइस होगा, ठीक है, और इससे क्या होता है, एक्साइटमेंट भी बढ़ती है लोगों में कि हाँ जी हम ये वाली चीज़ खरीदेंगे, ये वाली चीज़ खरीदेंगे। तो वैश्वीकरण, देखो आज जैसे आप इंडिया में बैठे हो, बट आपको पता है अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन सी चीज़ लॉन्च हो रही है, पहले अमेरिका में फिर इंडिया में होगी। तो इससे क्या होता है कि वैश्वीकरण बढ़ रहा है, और टेक्नोलॉजी की बढ़ने की वजह से वैश्वीकरण बढ़ रहा है, ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। दूर संचार सुविधा जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स वगैरह का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कुछ ऑर्डर भेजना होता है तो आप मोबाइल से, फ़ोन से, फैक्स से, ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इससे वैश्वीकरण बढ़ा है, ठीक है। आज आप दूसरी कंट्री के किसी भी बंदे से बात कर सकते हो, आप चाहे तो अपना ऑर्डर मंगा सकते हो। बहुत सारे लोग करते भी, अमेरिका से इंपोर्ट करवाते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्री से इंपोर्ट करवाते हैं बहुत सारी चीज़ें। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, सिर्फ और सिर्फ दूर संचार सुविधा यानी टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है।
इन सुविधाओं ने वैश्वीकरण को संभव बनाने में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से आज हम ईमेल वगैरह और वॉइस मेल विश्व भर में भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्याय संगत वैश्वीकरण। पहले तो यार ये न्याय संगत वैश्वीकरण का आप मतलब समझ लो। ठीक है, न्याय से आपको समझ ही आ रहा होगा, ऐसा वैश्वीकरण, न्याय संगत वैश्वीकरण का मतलब होता है ऐसा वैश्वीकरण करना जिससे आम लोगों को भी फ़ायदा हो और सभी लोगों को इससे फ़ायदा हो, ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि देखो जैसे वैश्वीकरण है, चाइना से बहुत सारी चीज़ें इंडिया के अंदर आती है। ठीक है, और वो बहुत सस्ते दामों पर बेचते हैं, तो इंडिया के जो प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, चाइना जो है इंडिया के अंदर खिलौने बेचता है, तो इससे इंडिया के जो उत्पादक है जो खिलौने बनाते हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये कोई न्याय संगत वैश्वीकरण नहीं है। न्याय संगत वैश्वीकरण तब होता है कि जब हमारे प्रोड्यूसर को भी कोई नुकसान ना हो और उनको भी कोई नुकसान ना हो, उसे ही कहते हैं न्याय संगत वैश्वीकरण। ठीक है, तो न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर पैदा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभ बेहतर साझा किए जाए, इस कथन का समर्थन करे। ठीक है, तो ये रहा जी आंसर इसका कि वैश्वीकरण, न्याय संगत वैश्वीकरण कैसे लाया जा सकता है। यानी भारत की सरकार, मान लो भारत है तो भारत की सरकार न्याय संगत वैश्वीकरण बनाने के लिए क्या क्या कर सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2010 में और 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, मैं रीड कर देता हूँ एक बार। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। ठीक है, न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करता है और यह सुनिश्चित भी करता है कि वैश्वीकरण के लाभ में मतलब सही से हिस्सेदारी हो। ठीक है, वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानून का अच्छे से पालन हो और लोगों को अपने अधिकार मिले। ठीक है, तो पहली चीज़ तो कि वैश्वीकरण का सबको फ़ायदा हो, तो सबसे पहले तो जो सरकार है वो ये कर सकती है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है वो ज़्यादा ही हमारे श्रमिकों को बहुत ही ज़्यादा काम ना करवाए, ऐसे 24 घंटे काम ना करवाए। तो उनका ध्यान रखना भी सरकार का महत्व मतलब एक अहम भूमिका निभाती है इसमें। अगर सरकार ये काम अच्छे से करती है तो वर्कर भी वैश्वीकरण का अच्छे से फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है सरकार छोटे उत्पादकों की मदद कर सकती है जब वह प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो। इसका मतलब ये है कि मान लो चाइनीज़ प्रोडक्ट की अभी हमने बात करी, तो ऐसा तो कर नहीं सकती कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो चाइना के प्रोडक्ट बैन कर दे। ऐसा कर सकती है बट ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि हमने एक तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं हम थोड़ा सा। तो इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारे प्रोड्यूसर को फ़ायदा पहुँचा सकती है, हमारे प्रोड्यूसर के लिए सुविधा कर सकती है कि आप यहाँ बेच सकते हो, यहाँ बेच सकते हो, आप कम दामों पे बेच सकते हो, हम आपको सुविधा सब्सिडी वगैरह देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें कर सकती हैं। यदि ज़रूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधों का उपयोग भी कर सकती है। अब ये व्यापार अवरोध होते क्या हैं? ठीक है, जैसे कि मान लो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए, बहुत सारा चाइना से सामान आ रहा हो, ठीक है, जिससे हमें बहुत नुकसान हो रहा हो हमारे प्रोड्यूसर को, तो जो सरकार है वो चाहे तो व्यापार अवरोध भी लगा सकती है। मतलब वहाँ से कोई चीज़ आने नहीं देगी, उस पर टैक्स बढ़ा देगी। अब आप खुद सोचो, चाइना वाले जो प्रोड्यूसर है वहाँ यहाँ पर चीज़ें क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है। वो 10 रुपये की चीज़ यहाँ बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। बट अगर वो चीज़ 100 रुपये की हो जाए, ठीक है, तो इंडिया का कोई भी बंदा क्या उस चीज़ को खरीदेगा? बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। नहीं खरीदेगा ना, बिल्कुल नहीं खरीदेगा। तो यही फ़ायदा उठाती है हमारी सरकार, और वो क्या करती है, हमारे प्रोड्यूसर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए व्यापार का अवरोध भी लगा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह न्यायसंगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। इसका मतलब यह है कि न्यायसंगत नियमों को बनाना चाहिए। मतलब एक हमारा विश्व बैंक संगठन, आपको पता होना चाहिए, WTO, पढ़ेंगे अभी नीचे इसके बारे में भी क्वेश्चन दे रखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअल में मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो विश्व व्यापार संगठन है ये WTO ट्रेड वगैरह को देखता है। ठीक है, कि और नियम वगैरह बनाता है कि किस देश को कितना वगैरह नियम, कितना टैक्स देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, हटा देना चाहिए, सारे के सारे काम करता है हमारा विश्व व्यापार संगठन। तो एक चीज़ ये भी कर सकती है हमारी सरकार के विश्व व्यापार संगठन पे थोड़ा दबाव डाले कि वो अच्छे नियम बनाए। ऐसे नियम ना बनाए जिससे कुछ ही देशों को फ़ायदा हो, सब देशों को फ़ायदा हो, ऐसे नियम बनाए। और जो हमें देखने के लिए मिलता है कि विश्व व्यापार संगठन में ना सिर्फ ताकतवर कंट्रियाँ ही हैं और उन्हीं को फ़ायदा पहुँचाने का काम करता है हमारा विश्व व्यापार संगठन। तो उनको विकासशील देश है उनकी भी बात सुननी चाहिए और इसके लिए विकासशील देशों को साथ में आना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यानी वैश्वीकरण लाने में, ठीक है, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने में जो हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो क्या भूमिका निभा रही है, क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। ठीक है, दो देशों में बड़ा मतलब व्यापार वगैरह को बढ़ाने में। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। ये रहा जी इसका आंसर।
ठीक है, नोट्स का स्क्रीनशॉट है ये भी। तो विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तु व सेवाओं के निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है, और वो किसकी वजह से हो रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनी की वजह से हो रहा है। समझ रहे हो ना आप? बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो इंडिया के अंदर आ रही है, टेक्नोलॉजी, पैसे, प्रौद्योगिकी, सेवाएं, ये सारी की सारी चीज़ें लेकर आ रही है, तो इससे फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, दो देशों के बीच कनेक्शन बढ़ रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा दूसरे देश में वस्तु को न केवल निर्यात बल्कि वहाँ उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अन्य देशों में उत्पादन भी कर रही है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना, वो सिर्फ बनाकर चीज़ें यहाँ भेज नहीं रही, यहाँ पर उत्पादन कर रही है। आप जैसे एमआई के फ़ोन है, कभी उसका ढक्कन खोल के देखना, आपको ना मेड इन इंडिया भी लिखा मिलेगा। अब आप सोच रहे हो यार एमआई तो चाइनीज़ कंपनी है, मेड इन इंडिया कैसे? वो बेशक चाइनीज़ कंपनी है बट बना वो फ़ोन इंडिया में है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या कर रही है? सिर्फ चीज़ें बनाकर दूसरे देशों में भेज नहीं रही, निर्यात नहीं कर रही, अब वो वहीं पर चीज़ें बना रही है, जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। सस्ती चीज़ें तो मिल ही रही है, साथ में लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। ओके, उत्पादन प्रक्रिया छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित हो चुकी है और पूरे विश्व में फैल गई है। इसका मतलब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या कर रही है कि जी यहाँ पर बॉडी, मतलब कार बनाना है उसको, तो यहाँ पर बॉडी सस्ती मिलती है, इंजन सस्ता मिलता है, इस कंट्री में ये सस्ता मिलता है, इस कंट्री में कलर अच्छा मिलता है, तो उन सबको असेंबल करती है फिर वो। तो यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है, जो उसने उत्पादन की प्रक्रिया है ना उसको बांट दिया, विभाजित कर दिया, पूरे देश को एक तरह से मिला दिया है, हर देश को एक तरह से मिला दिया और एक दूसरे पर निर्भर बना दिया है। ठीक है, जिससे वैश्वीकरण बढ़ा है। ठीक है, हम ना चाहते हुए भी चाइना से क्या कर रहे हैं, चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी मजबूरी बन गई है। क्योंकि बहुत सारी एमएनसी है इंडिया के अंदर, चाइनीज़, और हमारी तो नहीं है वैसे चाइना के अंदर, बट हम भी कुछ भेजते हैं चाइना को, चाइना से भी कुछ आता है। ठीक है, इससे दोनों का फ़ायदा होता है। इसके परिणाम स्वरूप विदेशी निवेश बढ़ा है और विदेशी व्यापार बढ़ा है, जिससे देशों के बीच व्यापार या परस्पर जुड़ाव बढ़ा है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनी इंडिया के अंदर आती है तो इससे विदेशी निवेश बढ़ा है, व्यापार भी बढ़ा है। बहुत सारे आप देखोगे चाइनीज़ प्रोडक्ट आसपास हमें दिखते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सपोर्ट करो इंडिया के प्रोडक्ट को खरीदो आप। ठीक है, तो बट फिर भी इसमें ये लिखा हुआ है कि विदेशी निवेश बढ़ा है, इससे विदेशी व्यापार बढ़ा है, जिससे दो देशों के बीच परस्पर जुड़ाव बढ़ा है। ठीक है, वस्तु, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों में आपस में जुड़ने में एक अहम भूमिका हो सकती है। मतलब जो क्या कहते हैं, वस्तु हो गई, सेवाएं हो गई, निवेश हो गया और प्रौद्योगिकी हो गई, उसके अतिरिक्त भी देशों को आपस में जोड़ने के माध्यम में एक और चीज़ हो सकती है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के लोग का आवागमन। ठीक है, मतलब वस्तु, सेवाएं और निवेश और टेक्नोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है ही है वैश्वीकरण के लिए, एक दूसरे देशों में जुड़ाव लाने के लिए, बट एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है लोग। ठीक है, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के लोग हमको नहीं जानते, हम पाकिस्तान के लोगों को नहीं जानते। आप इंडिया गेट जाओ, आपको हर कंट्री के लोग मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, हर कंट्री के लोग घूमने आए होंगे, बट आपको पाकिस्तानी नहीं मिलेगा वहाँ पर। ऐसी पाकिस्तान में भी बहुत अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं, बट वहाँ पर हमें कोई इंडियन नहीं मिलता। हम वो तो मेरे को तो पता ही नहीं, बट मैंने देखा है बहुत बार यूट्यूब वगैरह पे। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों का आवागमन नहीं हो रहा। तो अगर आप वैश्वीकरण करना चाहते हो, ट्रेड वगैरह ज़्यादा करना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो, वस्तु का आदान प्रदान करना चाहते हो, तो आपको लोगों का आवागमन भी करना पड़ेगा। जब बहुत सारे इंडिया के लोग पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान के लोग इंडिया में आएंगे लीगल तरीके से। ठीक है, ऐसे नहीं कि अरेबियन सी के रास्ते आए, बंदूकें लेकर आए अपने साथ, ऐसे नहीं। अगर वो लीगल तरीके से, अच्छे स्वभाव के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ इंडिया में आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं, लोगों से मिलने के लिए आते हैं, तो इससे भी वैश्वीकरण बढ़ता है। ठीक है, लोग बेहतर आय, शिक्षा, रोज़गार। अच्छा, एक देश से दूसरे देश लोग क्यों जाते हैं? सिंपल सीधी बात है, बेहतर आय के लिए, शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए। ठीक है, आप पंजाब में पूछो किसी से भी, ठीक है, आपको देखो मैक्सिमम लोग वो मिलेंगे जो कनाडा जाना चाहते हैं। ठीक है, मैं भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैक्सिमम उन बच्चों का प्लान है कि वो कनाडा जाएंगे। ठीक है, कनाडा भी नहीं, कनाडा। सो बहुत अच्छी बात है। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? शिक्षा के लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, सिर्फ कनाडा नहीं, बहुत सारी अलग अलग कंट्रियों में पढ़ने के लिए जाते हैं, रोज़गार के माध्यम के लिए जाते हैं, कुछ पैसे कमाने के लिए जाते हैं, है ना, जो कि एक अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ दशकों से प्रतिबंधों के कारण यह कम हो गया। अब बहुत सारे प्रतिबंध भी लगा दिए, जैसे कि आपको पता है एक H1B वीज़ा होता था, वायरस नहीं है ये, वीज़ा है। ठीक है, मतलब अमेरिका हमारे इंडिया को अलाउ करता था कि आप हमारी कंट्री में आ सकते हो, बट अब जो है उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदाहरण के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव का वर्णन कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जी सारे के सारे पॉजिटिव, वही मैंने वो सारे के सारे ऊपर जो लिखे हुए थे वही लिखे हुए थे। बट नेगेटिव ये वाले एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि नेगेटिव भी प्रभाव है वैश्वीकरण के। ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण के हमेशा सकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव। हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं। पॉजिटिव तो हमने देख लिया, ऊपर देख लिए थे, और आप अगर ये चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, पॉज करके यहाँ पॉज करना, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और एक यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे सकारात्मक। और ये नकारात्मक। सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव जो वैश्वीकरण का पड़ता है वो ये पड़ता है कि इससे कृषि को बहुत बड़ा धक्का लगता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं अमेरिका में बहुत कम फार्मर है, तो अमेरिका की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है अपने फार्मर को, और इसकी वजह से जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो बहुत सस्ते होते हैं। बट अमेरिका इंडिया के प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो इसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर को बहुत धक्का मिला है। दूसरी बात है, गांव और शहरों के बीच असमानता बढ़ी है। इसका मतलब है ज़्यादातर जो एमएनसी है वो भी शहरों में लग रही है, तो गाँव का फ़ायदा नहीं हो पाया ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि घरेलू उत्पादकों को वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ा है। जो हमारी इंडिया की कंपनी है उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है वैश्वीकरण का। जैसे मैंने टॉय की कंपनी बताई आपको, हमारे इंडिया के टॉय को खरीदता नहीं है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण सतत पोषण विकास में सहायक नहीं है। इसका मतलब है वैश्वीकरण में क्या हो रहा है, जो कंपनी है वो सिर्फ पैसा कमाना चाह रही है, ठीक है, बट वो सतत पोषण विकास, सतत पोषण विकास का मतलब क्या होता है, ऐसा विकास करना जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। बट वैश्वीकरण में जो एमएनसी हो तो पर्यावरण का दे दनादन नुकसान कर रही है। वो तो धुआं इतना छोड़ती है, फिर कंपनियां लगा रही है पैसे कमाने के लिए, वो कुछ भी करते हैं, ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉल्यूशन हो रहा है कुछ हो रहा है, बट वो पैसे कमाने के लिए धड़ाधड़ चीज़ों को उत्पादन कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वैश्वीकरण की। और नेक्स्ट है एमएनसी का एक अधिकार बढ़ा है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां, जैसे देखो आज मैं आपको बताता हूँ एक अधिकार कैसे बढ़ा है। आज इंडिया की मार्केट में जो चाइनीज़ कंपनी है ना उसने बहुत बुरी तरीके से टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, आज आप देखोगे आपको चाइनीज़ ब्रांड मिलेंगे फ़ोन के, तो इससे क्या हुआ है, एक तरह से उनका एक अधिकार बन गया है। इंडियन गवर्नमेंट चाहे भी तो चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर बैन करेगी तो लोग बोलेंगे कि जी वो सस्ते बेच रहे हैं, आपके पास नहीं है, हमारे इंडिया के पास अगर ऐसे प्रोड्यूसर नहीं है तो हम क्या करें। तो एक तरह से अधिकार बन चुका है। अब चाइना ने एक तरह से इंडियन इकोनॉमी पर टेक ओवर कर लिया है, कम से कम फ़ोन की मार्केट पर। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए ही बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट खरीदो। ठीक है, क्योंकि चाइनीज़ का कोई भरोसा नहीं है, बहुत बुरे लोग हैं वो। मतलब ऐसे मैं बोलूँ, मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, क्योंकि वो पता ही आपको लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लोग तो सारे ही अच्छे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदारीकरण क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के किसी भी 4 प्रभाव का वर्णन कीजिए। पहले तो मैं बता देता हूँ उदारीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने आपको एक व्यापार अवरोध बताया था कि व्यापार पर लगाया गया प्रतिबंध व्यापार अवरोध कहलाता है। व्यापार अवरोध सरकार द्वारा लगाया जाता है, याद है ना। अगर सरकार चाहे ना कि ये चीज़ कम आए हमारी कंट्री में, अगर ये चीज़ ना आए तो सरकार क्या करेगी, उस पर बैन लगा देगी, या उस पर क्या करेगी, टैक्स ज़्यादा लगा देगी। तो इससे वो हमारी कंट्री में बेचेंगे नहीं, क्योंकि उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब दूसरी कंट्री की जो कंपनी है वो हमारी कंट्री में चीज़ें क्यों बेचती है, क्योंकि उनको फ़ायदा होता है। बट अगर फ़ायदा ही नहीं होगा तो वो क्यों बेचेगी। तो व्यापार अवरोध का सरकार ऐसे फ़ायदा उठाती है। अब सुनो जी कि हमारी उदारीकरण का क्या मतलब है। 1991 में हमारी भारत की सरकार एक पॉलिसी लेकर आई थी, जिसका मतलब था, इंग्लिश में इसको बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये पॉलिसी लेकर आई थी। ये 3 वर्ड थे। ठीक है, 1991 से पहले मैं क्यों बोलता हूँ कि आपके अपने दादा दादी से आप पूछोगे ना तो उनको इतनी कंपनी, क्योंकि उस टाइम क्या था, 1991 से पहले हमारी गवर्नमेंट है ना अलाउ नहीं करती थी फॉरेन कंपनी को कि आज यहाँ पर आके ट्रेड करो, मना कर देती थी। बट 1991 के बाद हमारी भारत की सरकार ने एक स्टेप लिया, उदार बनी वो। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी कि हाँ ठीक है, आप भी आकर इंडिया में ट्रेड कर सकते हो, आप भी पैसे कमा सकते हो, लोगों को रोज़गार प्रदान कर सकते हो। तो इसे कहते हैं हम उदारीकरण। ठीक है, ये 1991 में हमारी सरकार लेकर आई थी। ओके, अब इस उदारीकरण से क्या फ़ायदा हुआ है, वही सारे के सारे फ़ायदे लिखने हैं कि इससे क्या हुआ है, बहुत सारी जो MNC है वो भारत के अंदर आने लगी है। इससे हमारे घरेलू बाज़ार को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है। हमारी जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे गई है। साथ ही में विदेशी निवेश मिला है, नई तकनीकें मिली हैं, और हमारे जो कंज्यूमर है उनको भी फ़ायदा हुआ है, उनको भी नई नई चीज़ें और सस्ती चीज़ें और नए नए ब्रांड मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को कैसे एकत्रित कर रहा है। मतलब जो हम दूसरी कंट्री से ट्रेड करते हैं तो इससे सारे के सारे देश आपस में कैसे मिलते जा रहे हैं। ठीक है, तो यही है कि 2 देशों का, 2 बाज़ारों का एकीकरण हो रहा है। ठीक है, अच्छा एकीकरण का मतलब सुन लो, बाज़ारों का एकीकरण का क्या मतलब होता है। आज आपको जो चाइना के बाज़ार में चीज़ें मिलेगी ना वो इंडिया के बाज़ार में मिलती है ना। सही बात बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा। चाइना भी अपने कंट्री के अंदर MI के फ़ोन बेचता है, यहाँ पर भी फ़ोन बेचता है, तो बाज़ारों का एकीकरण हो रहा है।
ठीक है। ऐसा ही आप उल्टा देखो, उल्टा मतलब बहुत सारी ऐसी इंडियन चीज़ें भी हैं जो चाइना के बाज़ारों में बिकती होगी और जो इंडिया के बाज़ारों में भी बिकती होगी। तो बाज़ारों का एकीकरण हो रहा है और ये वैश्विक विदेशी व्यापार की वजह से ही हो पाया है। ठीक है। विदेशी व्यापार घरेलू बाज़ार अर्थात अपने देशों के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। हमारी इंडिया की बहुत सारी कंपनियां भी दूसरे देशों में जाकर व्यापार वगैरह कर सकती है। ठीक है। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? सिर्फ और सिर्फ विदेशी व्यापार की वजह से। उत्पादक अब केवल अपने देश में ही अपने देश के बाज़ार में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के बाज़ार में भी अपना उत्पाद बेच सकते हैं, अपनी चीज़ें बेच सकते हैं और इससे कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है। इससे दो देशों के बाज़ार में एक ही वस्तु, एक ही मूल्य और एक ही चीज़ मिलती है। आपको पता ही, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, चाइना के अंदर भी सेम चीज़ें मिलती है। अब दो देशों के उत्पाद एक दूसरे से हज़ारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। आज चाइना का जो MI का ओनर है वो चाइना में बैठा हुआ है, बट आज भी हमारी इंडियन कंपनी से कंपटीशन कर रहा है, फ़ोन की कंपनी से कर रहा है ना, चाइना में बैठे बैठे कर रहा है ना। तो यही है, ये थोड़ा सा मैंने फिगर से एक्सप्लेन किया है और ये बता रखा है, एक बार रीड कर लेना आप इसे चाहो तो। इसमें ये लिखा हुआ है, वही खिलौने वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था कि खिलौने से हमारे चाइना जो है वो खिलौने हमारी कंट्री के अंदर भेजता है, जिससे बहुत सस्ते दामों पर हमारे उपभोक्ता को खिलौने मिलते हैं, बट इससे हमारे उत्पादकों को बहुत नुकसान हो रहा है। बट इससे क्या हुआ है, वैश्वीकरण बढ़ा है और साथ ही में इंडियन कंपनी भी बड़े लेवल पे गई है। ठीक है। और ये एक और एग्जांपल दे रखा है कि जो अब वैश्वीकरण से बहुत सारे देश आपस में कैसे मिले हैं, बाज़ारों का एकीकरण कैसे हुआ है कि जैसे मान लो अमेरिका की कोई कंपनी है वो क्या करती है, बहुत सारी अलग अलग कंट्रियों के अंदर से प्रोडक्ट लेकर एकत्रित कर करके उसे इकट्ठा करती है, बनाती है, फिर दूसरे देशों में बेचती है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे देशों को मिला दिया आज MNC ने, क्योंकि किसी कंट्री से पेंट मंगा दिया, किसी कंट्री से बॉडी, किसी कंट्री से इंजन, ऐसे मिला के चीज़ें अलग अलग देशों से मिलाकर चीज़ें बनाती है और फिर बेचती है, जिससे देशों में एकीकरण बढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने माल के उत्पादन लागत को कम रखने के लिए कैसे प्रबंध करती है? मैंने आपको सिंपल बता दिया। देखो, MNC सबसे पहले तो ये देखती है कि जी सस्ते श्रम मिले, यानी अच्छे भी हों काम करने वाले लोग, लेबर, और अच्छे भी हों और कम पैसे भी लें। तो ये चीज़, अगर ये चीज़ करती है, कम पैसे लेंगे लेबर, तो चीज़ भी कम दाम में बिकेगी। दूसरी चीज़ है वो ये देखती है कि बाज़ार के पास हो, कंपनी जो हो बाज़ार के पास हो। अगर बाज़ार के पास होगी तो परिवहन का ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि जो सरकारें हैं वो लचीलापन रखनी है, नहीं रख रही श्रम कानून में। कहीं ऐसे तो नहीं बोल रही सरकार जी आप अपने हमारे लेबर को 15,000 दो ही दो या 18,000 दो ही दो। अगर ऐसा करती है तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। ठीक है। बट अगर ऐसे नहीं करती तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए। और बहुराष्ट्रीय कंपनी यही चीज़ देखती है कि जी यहाँ सरकार की नीतियाँ कैसी है, कहीं श्रम कानून ज़्यादा ही कठोर तो नहीं है। तो ये भी चीज़, अगर श्रम कानून ज़्यादा कठोर नहीं होंगे तो जो कंपनियां हैं वो थोड़े कम पैसे दे पाएगी अपने श्रमिकों को और उसका फ़ायदा उठा पाएगी, और जो फ़ायदा हो रहा है वो अपने जेब में डाल पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे बाज़ार कैसे बदल गए हैं। तो आपको पता ही है, मैंने अभी 1991 वाला एग्जांपल दिया, तो यही पूरा का पूरा आंसर आप लिख सकते हो कि बाज़ार, हाँ जी बाज़ार जो है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। ये कहना बिल्कुल सही होगा। 1991 से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलती थी अपने बाज़ार में, बट आज हमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि 1991 में हमारी भारत की सरकार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की एक नीति लेकर आई थी, जिसकी वजह से वो उदार हो गई थी और बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इंडिया में आकर व्यापार करने लग गई थी। हाँ जी। तो ये लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने अभी बताया था ना WTO। तो WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके काम क्या क्या है? तो ये रहा जी इसका आंसर। मैं एक बार रीड कर देता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। याद रखना WTO 1995 में बना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ओके जी, 1 जनवरी 1995 को बना है। उससे पहले GATT होता था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ये याद रखना आप। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन ये देखता है कि ज़्यादातर देश अपने जो बंदिशें हैं ना उसको हटा दे और व्यापार वगैरह करे। विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न कार्य है। पहला कार्य है यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में नियम बनाता है, कानून वगैरह बनाता है। ठीक है। और ये देखता है कि हर देश उस कानून का अच्छे से पालन करे। दूसरी चीज़, विश्व व्यापार संगठन का कहना है कि कोई भी व्यापार बाधाएं नहीं होनी चाहिए, यानी जो भी आपका WTO है कि सदस्यों में अपनी व्यापार नीतियों को उदार बनाना चाहिए और देशों के बीच व्यापार मुक्त होना चाहिए। तो दूसरी चीज़ बोलती है, पहला चीज़ कानून बनाती है, दूसरी चीज़ वो ये बोलती है कि जितने भी देश है ना WTO के मेंबर है उनको अपनी नीतियाँ उदार बनानी चाहिए और दूसरे देशों के लिए व्यापार खोलना चाहिए।
और तीसरी चीज़ है कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ विकसित देशों का ही साथ देती है, ठीक है। वो सिर्फ विकसित देशों को ही नियमों को पालन करने से मना करती है, बाकी विकासशील देशों के लिए तो उनके नियम बहुत कठोर है। काम क्या क्या करती है? सबसे पहले तो पहला जो है विश्व व्यापार संगठन काम क्या करता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाता है व्यापार से रिलेटेड। दूसरा है कि वो यह जांच करता है कि नियमों का अच्छे से पालन हो रहा है नहीं हो रहा। तीसरा वो ये देखता है कि जो देश हैं, अलग अलग देश हैं, WTO के सदस्य हैं, वो अपने देश की नीतियों को उदार बना रहे हैं या नहीं बना रहे। और चौथी चीज़ है कि अगर कोई देश अपनी नीतियों को उदार नहीं बना रहा तो उस पर विश्व व्यापार संगठन थोड़ा दबाव और कार्यवाही करता है कि अपने देश की वो नीतियों को उदार बना ले, ठीक है जी। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व व्यापार जो संगठन है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन को इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि उसकी जो नीतियाँ होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ विकासशील देशों के लिए ही बनाई जाती है। मतलब कठोर जो नीतियाँ होती है विकासशील देशों के लिए ही बनाई जाती है, और विकसित देशों को WTO कुछ नहीं कहता, ठीक है जी। तो यहीं पर होती है आपकी वीडियो ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मोटिवेशन मिलती है इससे। चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। रीच बनाए रखनी है तो सब्सक्राइब करना। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके। आपको हिंदी मीडियम में बहुत कम ऐसे यूट्यूब चैनल मिलते हैं या शायद ही मिलते होंगे जो हर चैप्टर वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी हिंदी में अपलोड करे, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, मैं वीडियो बहुत अपलोड कर चुका हूँ, सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, फिर भी बच्चे मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि सर ये चैप्टर कहाँ, ये चैप्टर कहाँ। पता है ऐसा वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनको रिकमेंडेशन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं फेस के साथ वीडियो नहीं बनाता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब बनो आप मेरी वीडियो रिकमेंड करवाओ। आप वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, स्टेटस पे लगाओ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर यूट्यूब ने मेरी वीडियो रिकमेंड नहीं करी फिर भी मैं आज 40,000 पे पहुंचने वाला हूं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब मैं 0 पे था तो किसी ना किसी बच्चे ने तो मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करी होगी, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे को एक मेल आया था जिसमें मेरे को पता चला कि मेरी वीडियो जो है ऑलमोस्ट 1,53,000 बार शेयर हुई है। समझते हो 1,53,000 का मतलब क्या है? तो बहुत ज़्यादा बार शेयर हुई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी शेयर करो, आप भी इसका पार्ट बनो, ठीक है। बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह की कोई दिक्कत आए तो टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, ठीक है। बाकी मैं GP लिंक वगैरह ट्राई करूँगा कि इसमें डाल दूँ। वेबसाइट बनाने का भी ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं बता चुका हूँ कि मेरा एक न्यू चैनल है, अभी मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। अभी तक मैंने उस पर कुछ डाला नहीं, फिर भी उस पर 2,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। बेसिकली 2100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। क्यों बच्चे उसको सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं जबकि मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं डाली? क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया और आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। तो उस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मैं उस पर पहली वीडियो अपलोड करूँगा ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये मत समझो यार आप छोटे, आप अर्न नहीं कर सकते, हर बच्चा अर्न कर सकता है चाहे तो, ठीक है। मेरे को भी यूट्यूब के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मैंने भी थंबनेल बनाना सीखा है, सारी की सारी चीज़ें बनाना सीखी है। तो क्यों ना आप मेरी गलतियों से सीखो, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब नहीं और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, नहीं तो बहुत बाद में नोटिफिकेशन आएगा आपको वीडियो अपलोड करने के बाद। साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ठीक है। और बाकी आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। आप चाहो तो ट्विटर वगैरह पे फॉलो करना मत भूलना। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। अभी एडवांस में बोल रहा हूँ, एक दिन है अभी, ठीक है। पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हो कब नहीं, ठीक है। तो आई होप आपका अगला साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जितने भी चैप्टर अपलोड किए हैं सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में चैप्टर की वीडियो के नीचे GP लिंक मिलेगा, GP लिंक से कैसे नोट्स डाउनलोड करने हैं उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।